मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा लास्ट कक्षा में हमने 10th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, मात्रा के मापन। ठीक, और लास्ट क्लास में हमने भौतिक राशियों के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। भौतिक राशियों के बारे में हमने ये पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। इसके अलावा हमने मूलभूत राशियाँ या मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों के बारे में भी बात की थी। मूल राशियों के बारे में अगर हम बात करें तो 7 मूल राशियाँ होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके अंदर हो गया फर्स्ट अगर हम बात करें द्रव्यमान हो गया, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें लेंथ लंबाई होगी, ठीक है ना। थर्ड अगर हम बात करें टाइम हो गया, नेक्स्ट टेम्परेचर हो गया, नेक्स्ट विद्युत धारा, ठीक है, और नेक्स्ट प्रकाश की तीव्रता, और जो लास्ट है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। ये हमने 7 मूल राशियों के बारे में अध्ययन किया था। और हमने ये भी बताया था कि मूल राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। क्लियर? इसके अलावा हमने 2 पूरक मात्रक और ज्ञात किए थे, एक था रेडियन और एक स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है कि कोई भी अगर हम किसी भी प्लेन की बात करें, ठीक है, किसी भी प्लेन की अगर रेडियस और जो आर्क की लेंथ है अगर वो इक्वल है और वो किसी सेंटर पर जितने डिग्री का कोण बनाते हैं वो क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। इसके अलावा हमने स्टेरेडियन के बारे में बात की थी। वो क्या होता है कि किसी भी सॉलिड एंगल यानी जो घन कोण होता है उसको मापने की इकाई होती है स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखिएगा आज का जो नया टॉपिक है हमारा आज की कक्षा का वो है मात्रक पद्धतियां। आज का टॉपिक है आपका मात्रक पद्धतियां। यानी मेजरमेंट सिस्टम, मात्रक पद्धतियां। अब देखिएगा किसी भी भौतिक राशि को हम अलग अलग तरीके से माप सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार हम भौतिक राशि को किलोमीटर में दर्शाते हैं, कई बार हम भौतिक राशि को सेंटीमीटर में दर्शाते हैं, और इसके अलावा और भी जो डिस्टेंस की बड़ी यूनिट होती हैं जैसे कि एक खगोलीय मात्रक हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऐसे प्रकाश वर्ष हो गया। तो हम अलग अलग भौतिक राशियों को हम अलग अलग मात्रक से क्यों दर्शाते हैं और उनके लिए हम कौन कौन सी मात्रक पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे जो हम यूज करते हैं। अब देखिएगा अगर आपसे बोला जाता है कि इस पेन की आपको लेंथ नापनी है, ठीक है ना, आप इस पेन की लेंथ को मेजर करके बताइए, तो आपको पता है कि इस पेन की लेंथ है 7 to 10 सेंटीमीटर के लगभग हो सकती है। तो अब इसकी लेंथ आप किलोमीटर में तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मात्रक पद्धतियां हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी साइज पर। कि जैसे अगर इसकी लेंथ को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपसे बोला जा रहा है तो आप किलोमीटर में मेजर नहीं करेंगे इसको, ठीक है, या फिर आप लाइट ईयर में मेजर नहीं करेंगे, या तो आप इसको किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में, या फिर आप मीटर में मेजर करेंगे। तो यानी डिफरेंट जो डायमेंशन है, ठीक है ना, यानी डायमेंशन मीन्स उसकी जो साइज है, लेंथ हो गया, मास हो गया, डिफरेंट डायमेंशन के अकॉर्डिंग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी भौतिक राशि को हम मापने के लिए अलग अलग मात्रक पद्धतियां यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर तो यहाँ पर 3 मात्रक पद्धतियां काम में ली जाती है। कितनी मात्रक पद्धतियां काम में ली जाती है? 3। पहली मात्रक पद्धति है CGS पद्धति, ठीक है ना। तो जो CGS जो पद्धति है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड पद्धति है वो होती है FPS मात्रक पद्धति, और थर्ड है MKS। ठीक है, तो
तीन मात्रक पद्धतियां होती हैं, CGS, MKS और FPS। और अब हम इन तीनों मात्रक पद्धतियों को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझ में आपसे पूछा जाता है कि मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं, कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, मात्रक पद्धति कहलाती है, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर हम तीन मेजर मात्रक पद्धति काम में लेते हैं, ठीक है ना। जो MKS है इसी को बच्चों, जो इसका संशोधित रूप है उसी को हम क्या बोल देते हैं, SI बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, SI के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CGS मात्रक पद्धति की, ठीक है ना। तो फर्स्ट है आपकी कौन सी, CGS। देखिए आपको पहले नोट कर लेना है इसके PDF से, उसके बाद आपको समझना है, आपको PDF मिल जाएगी। देखिएगा CGS पद्धति, ये जो CGS पद्धति है इसका नाम CGS क्यों पड़ा है, ठीक है। देखिए CGS पद्धति के अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, इसमें सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर। यहाँ पे CGS पद्धति के अंदर जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में मेजर किया जाता है, यानी ग्राम में, क्लियर। और जो समय है उसको किसमें मेजर किया जाता है, सेकंड में, यानी। तो CGS पद्धति क्या होती है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने की वह पद्धति, किसी भी भौतिक राशि को मापने की वह पद्धति जिसके अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, वह CGS पद्धति कहलाती है, समझ गए। तो CGS पद्धति के अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में, तो यहीं से पहला अक्षर C यूज में लिया गया है, द्रव्यमान को ग्राम में, यहाँ से G यूज में लिया गया है, और समय को सेकंड में, यहाँ से S यूज में लिया गया है। यानी CGS पद्धति के अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को ग्राम में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कौन सी पद्धति कहलाती है, CGS पद्धति, क्लियर। अब देखिएगा अगर हम बात करें सेकंड FPS पद्धति, सेकंड कौन सी आपकी, FPS। बच्चों जो FPS पद्धति है ये एक्चुअली क्या है कि जो ब्रिटिश कंट्री है उसमें यूज की जाती थी, तो इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है ना। कई बुकों में आपको FPS का दूसरा नाम मिलेगा ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। ब्रिटिश पद्धति क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पद्धति है मोस्टली जो ब्रिटेन है वहां पर क्या की जाती थी, यूज में ली जाती थी, ठीक है। अब FPS पद्धति में अगर किसी भी भौतिक राशि को, अगर उसकी लंबाई को, किसी भौतिक राशि की लंबाई को अगर हम फीट में मेजर करें, यानी जो फुट होता है, यानी फीट में मेजर करें, अगर उसके द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को यदि हम सेकंड में मेजर करें तो वह कौन सी पद्धति कहलाती है, FPS। यानी अगर आपको FPS पद्धति की डेफिनेशन लिखनी है तो किसी भी FPS पद्धति क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि की लंबाई को अगर फीट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है, तो वह पद्धति कौन सी कहलाती है, FPS। तीनों से देखो, पहले एक अक्षर थे, यहां से क्या लिया गया है, FPS, यानी यहां से लग है फुट, पाउंड और सेकंड, वो पद्धति कौन सी कहलाती है, FPS पद्धति, ठीक है। इनका देखिए यूज अब कम लेते हैं। फिजिक्स के अंदर तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमेशा MKS या SI, MKS का ही नाम क्या है, दूसरा SI है, MKS पद्धति में क्या किए जाते हैं, सोल्व किए जाते हैं, ठीक है।
बच्चों तीसरी है MKS पद्धति। ये वाली कौन सी थी? सेकंड। और ये कौन सी होगी? थर्ड। MKS पद्धति। MKS पद्धति की अगर हम बात करें तो MKS पद्धति में देखिए, अगर किसी वस्तु की लंबाई को अगर मीटर में, यानी मीटर में अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को किलोग्राम में और उस समय को सेकंड में दर्शाया जाता है, तो उस पद्धति को हम कौन सी पद्धति बोलते हैं? MKS पद्धति। क्लियर? तो MKS में देखिएगा, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। यानी किसी भौतिक राशि की लंबाई को अगर मीटर में दर्शाया जाता है, अगर द्रव्यमान को किलोग्राम में दर्शाया जाता है और समय को सेकंड में दर्शाया जाता है, तो वो पद्धति कौन सी कहलाती है? MKS पद्धति। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों पद्धतियां, CGS, FTS और MKS। ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें SI पद्धति के बारे में, ठीक है, तो ये आपको PDF से नोट करने में आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। अगर हम बात करें SI पद्धति के बारे में, SI पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी? हम क्यों SI को पढ़ते? जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी नया एलिमेंट, यानी कोई भी नया पदार्थ खोजा जाता है तो उसका नाम किसके द्वारा रखा जाता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC क्या का मेन रोल क्या होता है कि जो भी नया एलिमेंट डिस्कवर होता है केमिस्ट्री के फील्ड में, तो उसका जो नेमिकल्चर है, ठीक है ना, जो नाम रखने का प्रक्रिया है इसके द्वारा डिसाइड की जाती है IUPAC के। ये IUPAC पूरे वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, जैसे कि कोई भी दो कंट्री के बीच का जो डिस्प्यूट है वो इसके द्वारा सॉल्व किया जाएगा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है ना, उसके द्वारा। ठीक है, यानी वो पूरे वर्ल्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग फील्ड के अंदर क्या करता है? वर्क करता है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये क्या होते हैं? पूरे वर्ल्ड के लिए होते हैं। ऐसे क्या होता है? IUPAC भी क्या होता है कि जो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर केमिस्ट्री के अंदर जो भी चेंज करने हैं, किसी एलिमेंट का नाम रखना है या कुछ भी चेंज करना है, वो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? IUPAC के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ कि जो फिजिक्स के अंदर, अब देखिए कुछ कंट्री है वो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रही थी, कुछ कंट्री है वो FPS सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रही थी, और कुछ कंट्री थी जो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रही थी। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट में अलग अलग मात्रक पद्धतियां यूज में ली जा रही थी। तो पूरे वर्ल्ड में फिजिक्स के लिए एक समान मात्रक पद्धतियों को यूज में रहने के लिए, मतलब अप्लाई करने के लिए 1971 के अंदर एक SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने पूरे वर्ल्ड के अंदर फिजिक्स में जो फिजिक्स राशि है उसके लिए एक फिक्स मात्रक पद्धति को यूज में लिया। ठीक है ना, और वो कौन सी पद्धति थी? MKS को ही अब हम किस नाम से जानते हैं? SI पद्धति से। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी मात्रक पद्धतियां फिजिक्स के अंदर, 3 मात्रक पद्धतियां थी। अब देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, वो हम पढ़ते हैं दूरियों का मापन। ठीक है ना, दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब देखिएगा
दूरियों के मापन के लिए अगर हम बात करें लघु दूरियों के लिए, जो छोटी दूरियां होती हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम कौन सी यूनिट यूज में लेते हैं, कौन कौन सी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें एक फर्मी, वो होता है 10 की घात -15 मीटर। हम जितनी भी पद्धतियां हमको मीटर के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना, ये फर्मी में यहां पर देता हूं फर्मी, ठीक है, हिंदी में भी इसको फर्मी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट था, एक फर्मी क्या होता है 10 की पावर -15। एक्चुअल में ये फर्मी होता है जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है, उसकी साइज को मापने के काम आती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एटम की जो केंद्र की आकार है वो 10 की घात -12 से लेकर 10 की घात -15 तक होता है, ठीक है। तो 10 की घात -15 को हम क्या बोलते हैं, एक फर्मी। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें 1 पिकोमीटर, ठीक है ना, 1 पिकोमीटर होता है 10 की घात -12 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर की, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ध्यान रखना, नेगेटिव में रहेंगे, बहुत छोटी छोटी यूनिट है ये। अगर हम बात करें 1 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 10 की पावर -2 मीटर हो गया। 1 मिलीमीटर, ये हो गया 10 की पावर -3 मीटर। यानी ये जो यूनिट है ये छोटी दूरियों के लिए होती है, ठीक है ना। और एक है आपके लिए, यहाँ पर लिखता हूं मैं 1 एंगस्ट्रम, ये होता है 10 की घात -10 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, पिकोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, या फर्मी हो गया, या एंगस्ट्रम हो गया, ये जो दूरियां हैं ये किसके काम आती हैं, लघु दूरियों को मापन करने के काम आती है। जैसे कि दो एटम के बीच की डिस्टेंस होगी, किसी भी पदार्थ के केंद्र की दूरी होगी, ठीक है। तो ये जो दूरियां हैं ये किसके काम आती हैं, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें बड़ी दूरी मापने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए हम कौन कौन सी यूनिट के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि दीर्घ दूरियों का मापन। जो बड़ी, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि सन से और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, उनको हम कैसे मापते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक को बच्चों बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय मात्रक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है और ये क्या है, सन है, तो पृथ्वी के केंद्र से और सन के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। किससे लिखा जाता है, 1 AU। तो आपसे पूछा जाता है कि एक खगोलीय मात्रक की डेफिनेशन बताइए, ठीक है ना। तो एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक खगोलीय मात्रक। और बच्चों इसका मान होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो कितनी होती है, ठीक है ना। कि पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन क्या होती है कि पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक, और उसको AU से दर्शाते हैं, और वो कितनी होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। क्लियर। अगर हम सेकंड बात करें, ठीक है, अगर सेकंड की बात करें वो है प्रकाश वर्ष।
यानी लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष का मीन्स क्या है कि लाइट के द्वारा एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, एक लाइट ईयर कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा आपको पता है कि जो लाइट की स्पीड है उसको हम c से लिखते हैं और वो कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इस स्पीड से कोई भी लाइट की किरण है एक साल में कितनी डिस्टेंस तय करेगी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो अगर इसकी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब देखिएगा इसका मान कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा एक लाइट ईयर, इसको हम किससे लिखते हैं, NY से। ठीक है, आपको बताया बच्चों कि एक सेकंड में लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸। ठीक है, अगर हम बात करें एक मिनट में लाइट कितनी डिस्टेंस पे जाएगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 1 मिनट की डिस्टेंस होगी। अगर हमने उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 घंटे की डिस्टेंस होगी, क्योंकि देखो ये पर सेकंड स्पीड है, ये वाली स्पीड कौन सी है, पर सेकंड। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है ना, तो ये 1 मिनट की डिस्टेंस होगी। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो ये क्या हो गया, ये 1 घंटे की लाइट की स्पीड होगी। हमें एक साल की निकालनी कंप्लीट। अब देखिएगा अगर हम इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक दिन में लाइट के द्वारा जो स्पीड है वो आ जाती है। ठीक है ना, अगर हम इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाती है एक साल में लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस। तो बच्चों इसका मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.46×10⁻15 मीटर। समझ में आ गया। तो दूसरी यूनिट कौन सी होती है, एक प्रकाश वर्ष। पहली दूरी, लंबी दूरी मापने के लिए खगोलीय मात्रक, दूसरी कौन सी होगी, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट दूरी के लिए तो वो होती है पारसेक। इनके जो पीडीएफ है आप साथ नोट करते रहना। ठीक है ना, आपको पीडीएफ ग्रुप के अंदर अपलोड हो जाएंगे। तीसरी अगर हम बात करें वो है पारसेक। देखिएगा जो पारसेक है ये डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक। ठीक है ना, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, पारसेक। ठीक है, अब देखिएगा एक पारसेक किसके बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई भी आर्क है, आर्क मींस चाप, अगर कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर चाप, ठीक है ना, ये जो चाप की लंबाई कितनी होनी चाहिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की चाप है पृथ्वी के किसी बिंदु पर एक सेकंड का कोण बनाती है, यानी अगर हम बात करें थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 1 सेकंड। हम इसी के बारे में बात करेंगे कि डिग्री, मिनट और सेकंड क्या होते हैं अभी नेक्स्ट। तो 1 सेकंड का कोण बनाती है, तो ये जो त्रियक दूरी होती है ये क्या कहलाती है, एक पारसेक कहलाती है। ठीक है, तो एक पारसेक की डेफिनेशन बात करें तो क्या होती है कि
एक खगोलीय मात्रक के बराबर चाप अगर पृथ्वी के किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनाती है। 1 सेकंड होता है, इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश से, तो ये होता है 1/3600 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अगर एक खगोलीय मात्रक के बराबर चाप पृथ्वी के किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनाती है तो वो दूरी कौन सी कहलाएगी? तिर्यक दूरी, वो कहलाती है पार्सेक कहलाती है। ठीक है, तो पार्सेक सबसे बड़ी इकाई होती है। अगर आपसे बात की जाती है कि जो पार्सेक है, एक तो ये सीधा ध्यान रखना है कि पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? पार्सेक होती है। और आपसे पूछा था कि पार्सेक को किसके बराबर होती है उसका मान, तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। देखिएगा सबसे बड़ी यूनिट होती है दूरी को मेजर करने के लिए 3.08 × 10⁻16 मीटर। क्लियर? तो ये बच्चों लंबी दूरियों को मापने की क्या थी? यूनिट थी। अब देखिएगा कुछ हम डिग्री और रेडियन में बात कर लेते हैं, जिसको आपको याद रखना है। देखिएगा आपको पता है कि 180 डिग्री, ये नोट डाल के लिख लेना, 180 डिग्री को हम पाई की फॉर्म में रेडियन में लिख सकते हैं। यानी 180 डिग्री किसके बराबर होती है? पाई रेडियन के बराबर होती है। ठीक है, अगर आपको 1 डिग्री का मान निकालना है, 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 180, यानी 3.14/180। ये किसमें हो गया? रेडियन में। तो यहां से देखिएगा अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो वो कितना आएगा? 7.46। ठीक है ना? कितना होगा? 1.74 × 10⁻²। तो ध्यान रखना डायरेक्ट आप कि 1 डिग्री किसके बराबर होती है? 1.74 × 10⁻² रेडियन। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करें 1 मिनट की, यानी 1 मिनट क्या होता है कि उसको हम डैश से लिखते हैं, तो वो होता है बच्चों 1/60 डिग्री। 1 मिनट, एक लाइन है, डैश है, वो मिनट कहलाती है, वो होता है 1/60 डिग्री। यानी रेडियन में कितना हो जाएगा कि 1 × 60 × 1.74 × 10⁻² रेडियन। ठीक है ना? हमने क्या किया है? 1/60 हो गया, यानी 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है? 1/60 होती है। अगर हमने उसको 1.74 × 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये होगी आपकी 2.91 × 10⁻⁻4 रेडियन। तो ध्यान रखना कि 1 मिनट है वो किसके बराबर होती है? 2.91 × 10⁻⁻4 रेडियन के बराबर। ठीक है, अगर हम बात करें 1 सेकंड की, वन सेकंड, और इसको हम लिखते हैं बच्चों 1 के ऊपर डबल लाइन, डबल डैश, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है सेकंड से। देखो 1 सेकंड होता है 1/60 × 60, 60 मिनट और 1 डिग्री, यानी 1/3600 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, यानी 1 सेकंड को हम रेडियन में लिखेंगे तो 13600 इंटू 1.74 × 10⁻²। रेडियन कैसे देखिएगा? मिनट में तो हम कैसे करते थे? 60 में करते थे, और लेकिन सेकंड में हम किससे करेंगे? 1/3600। तो बच्चों एक होती है 4.85 × 10⁻6 रेडियन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1 सेकंड किसके बराबर होती है? 4.85 × 10⁻6 रेडियन। क्लियर? अब देखिएगा अगर आप रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, एक जो रेडियन है वो होती
ये लगभग 57 डिग्री के बराबर है। ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि क्योंकि आपको पता है कि जो पाई है वो होता है 180 डिग्री। अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई, यानी 180 अपॉन 3.14 तक सोल्व करेंगे, ये लगभग कितना आएगा 57 डिग्री। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। साथ साथ नोट करते रहना और इसको